एवरीवन, इस वीडियो में हम सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली यानी कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एग्जाम में गतिशीलता अधिकांशतः परीक्षा के आयोजन काल एवं आयोजन विधि एवं संचालन प्रक्रिया पर निर्भर करती है। यानी कि जो हमारी परीक्षा है वो मोस्टली वो किस पीरियड में कराई जा रही है, उसका मेथड क्या है तथा उसकी प्रक्रिया क्या है, उस पर डिपेंड करती है। नॉर्मली जो परीक्षा होती है वो एनुअल या हाफ ईयरली तथा मंथली आदि होती है। कुछ एग्ज़ाम जो होते हैं एक्सटर्नल होते हैं तथा कुछ एक्सटर्नल एग्ज़ाम या क्यूरिकुलम समाप्त हो जाने के बाद एनुअल यानी कि प्रत्येक साल द्विवर्ष में भी आयोजित की जाती हैं। कभी कभी एवं कहीं कहीं आंतरिक परीक्षाओं का आयोजन कंटेंट की इकाई यानी कि यूनिट समाप्त होने पर भी किया जाता है। इसे इकाई परीक्षा यानी कि यूनिट टेस्ट भी कहते हैं, जो कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम का ही एक अंग है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के मध्य अंतराल एवं उनकी समन्वित पाठ्यक्रम के अध्यापन के उपरांत शैक्षिक उपलब्धि की जांच की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली लागू की जाती है। नॉर्मली छात्र परीक्षा की तैयारी उसी समय शुरू करते हैं। ऐसी परिस्थिति में पाठ्य सामग्री का अध्ययन मात्र परीक्षा की दृष्टि से किया जाता है। अध्ययन जो है वो परीक्षा की दृष्टि से किया जाता है, ज्ञानार्जन के लिए नहीं किया जाता। साथ ही स्टूडेंट अधिकांशतः अपना बहुत सारा समय नष्ट करते हैं, इसलिए समय का अधिकाधिक विद्या अध्ययन हेतु सदुपयोग एवं शिक्षण अधिगमों का निरंतर एवं वास्तविक अर्जन के लिए सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली क्रियान्वयन किया गया है। सेमेस्टर प्रणाली में इस तरह किसी विशेष उपाधि की प्राप्ति हेतु निर्दिष्ट पाठ्यक्रम या विषय वस्तु यथोचित इकाइयों में बांटी जाती है तथा उन इकाइयों का सुनियोजित अध्ययन अध्यापन एवं परीक्षण के लिए उपयुक्त काल खंड का विभाजन भी किया जाता है। उदाहरण के लिए 2 वर्षों में पूरा किए जाने वाला स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम 6 महीनों के 4 सेमेस्टरों में विभाजित कर दिया जाता है। इन 4 सेमेस्टरों में अध्यापन के लिए 4 पाठ्यक्रम जो कि सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषय वस्तु होते हैं पुनः इकाइयों में बांट दिए जाते हैं। 6 महीने के सेमेस्टर की समाप्ति पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की जांच सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषय वस्तु में ली जाती है, जो बाह्य या आंतरिक या संपूर्ण रूप से आंतरिक परीक्षा द्वारा की जाती है। चारों सेमेस्टर की समाप्ति के अनंतर चारों सेमेस्टर में अर्जित शैक्षिक उपलब्धियों के योग के आधार पर छात्र को उपाधि प्रदान की जाती है। इस सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में छात्र गहराई से निर्दिष्ट पाठ्यक्रम को आत्मविश्वास के साथ अध्यापन कर सकता है तथा पूर्णता प्राप्त कर सकता है। चूँकि सेमेस्टरोपरांत पाठ्यक्रम की समाप्ति पर परीक्षा अनिवार्य है, अतएव छात्र संपूर्ण सेमेस्टर भी एवं संपूर्ण चारों सेमेस्टर में अध्ययनरत रहते हैं एवं अनुशासनहीनता एवं अध्ययन के अतिरिक्त अन्य कार्य हेतु उन्हें कम समय मिलता है। साथ ही साथ लगातार एक ही इकाई में गहन अध्ययन का अवसर मिलने के कारण अधिगम अनुभव के अर्जन में छात्रों में न केवल आत्मविश्वास बढ़ता है वरन विषय वस्तु में उनकी पकड़ मजबूत हो जाती है। सेमेस्टर प्रणाली की इन विशेषताओं के कारण आजकल अनेक विश्वविद्यालयों में विज्ञान की पढ़ाई सेमेस्टर प्रणाली द्वारा की जाती है, परंतु इसके अंतर्गत अतिरिक्त सेमेस्टर प्रणाली के कुछ दोष भी हैं। सेमेस्टर प्रणाली में बाह्य परीक्षा तो उचित समय पर आयोजित करना तथा उचित समय पर अतिशीघ्र परिणाम घोषित कर उन्हें तुरंत अगले सेमेस्टर के लिए अग्रसर कर अपने आप में प्रत्यक्ष कार्य किया जाता है। यदि सभी परीक्षाएं आंतरिक हों तो उस उपाधि की विश्वसनीयता को चुनौती दी जाती है। इसके अतिरिक्त लगातार सेमेस्टरों में निरंतर अध्ययन रहने से छात्रों में उन्मुख विचारों की कमी आ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उनका सर्वांगीण विकास अवरुद्ध हो सकता है। मीनिंग ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था का अर्थ। बैठक व्यवस्था परीक्षण संपादन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। बैठक व्यवस्था का तात्पर्य परीक्षार्थियों को परीक्षण भवन में बैठाने की व्यवस्था से होता है। बैठने की एक ऐसी व्यवस्था से होता है जिसमें परीक्षार्थी सामान्यतः स्थिति में रहें और परीक्षणों का संपादन सही ढंग से हो।
बैठक व्यवस्था किसी भी प्रकार के परीक्षण संपादन की एक अनिवार्य शर्त है। इसके लिए संबंधित संस्था या संस्थान को देखना चाहिए तो सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षण संपादन करते समय बाधक तत्व हावी न रहें। यदि कुछ बाधक तत्व हैं भी तो उन्हें पहले से ही दूर करने का भरसक प्रयास करने चाहिए, जिसके फलस्वरूप परीक्षण के संपादन का उद्देश्य 100% प्राप्त किया जा सके। बैठक व्यवस्था की तकनीक, टेक्निक ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था परीक्षण के स्वरूप को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। सभी प्रकार के परीक्षणों के संपादन में कुछ समान समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। देखने में आता है कि व्यक्तिगत परीक्षणों के संपादन की तुलना में सामूहिक परीक्षणों के संपादन में अधिक कठिनाइयां आती हैं। इसी दृष्टि से इन परीक्षणों को संपादित करते समय जिन प्रमुख बातों का ध्यान देना चाहिए, सर्वप्रथम जिस कमरे में परीक्षण किया जाना है वह शांत तथा बाहरी शोरगुल से मुक्त होना चाहिए। इस कक्ष में अन्य सुविधाएं जैसे पानी एवं हवा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कक्ष में उचित वातावरण तथा प्रकाश को व्यवस्था होनी आवश्यक है, अन्यथा परीक्षार्थियों को और असुविधा रहेगी। विशेषकर स्पीड टेस्ट यानी कि गति परीक्षणों में लिखने का उचित स्थान न होने के कारण फलांकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परीक्षण संपादन कार्य में केवल प्रशिक्षित एवं समर्थ व्यक्तियों को ही लगाना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक व्यक्ति अवश्य ऐसा लेना चाहिए जिसे परीक्षण निर्माण की पूरी जानकारी हो, ताकि वह परीक्षण का संपादन व उसके परिणामों की व्याख्या सही ढंग से कर सके। परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि वे निर्देश स्पष्ट रूप से सुन सकें। बड़े कमरों का चयन सामूहिक परीक्षणों को दृष्टि से उचित नहीं रहता, क्योंकि इसमें परीक्षार्थी निर्देश स्पष्ट रूप से सुन न पाने पर संकोचवश प्रश्न ही नहीं पूछते। परीक्षणकर्ता को निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यद्यपि परीक्षक का उद्देश्य यह होना चाहिए कि परीक्षार्थी परीक्षण को पूरा करने का अधिकतम प्रयास करें, फिर भी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे स्वयं फलांकों को अनुकूल दिशा में प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। परीक्षण कक्ष में परीक्षार्थियों के बैठने एवं लिखने की दृष्टि से उचित फर्नीचर की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर प्रकार ठीक न होने पर परीक्षार्थी अपना कार्य करने में असुविधा महसूस करते हैं। परीक्षण कक्ष में परीक्षार्थियों की सीटें एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर होनी चाहिए, ताकि वे एक दूसरे से लाभ न उठा सकें और साथ ही एक दूसरे के कार्य में व्यवधान उपस्थित न कर सकें। इसके लिए समकोणाकार त्रिभुज यानी कि राइट एंगल सीटिंग प्लान काम में लाने चाहिए। परीक्षण ऐसे अवसर पर देना चाहिए जब परीक्षार्थी थका हुआ ना हो, जब वह संवेगात्मक रूप से संतुलित या परेशान या स्थिर ना हो, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में परीक्षार्थी पूरे मनोयोग के साथ परीक्षण नहीं कर सकेगा। थकान के प्रभाव का निवारण करने के लिए परीक्षणों के मध्य अपेक्षित अंतर रखा जा सकता है। परीक्षण कक्षा में निरीक्षकों के बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें ऐसा स्थान पर बैठाया जाना चाहिए जहाँ से वे संपूर्ण कक्ष पर अपनी पैनी निगाह रख सकें तथा सभी परीक्षार्थियों पर ठीक प्रकार से नियंत्रित रख सकें। परीक्षण कक्ष की सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे परीक्षार्थियों को मानसिक शांति एवं प्रफुल्लता का एहसास होता है। बैठक व्यवस्था की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। बैठक व्यवस्था को ठीक प्रकार से व्यवस्थित करना कई पहलुओं से महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ प्रमुख निम्न प्रकार हैं। बैठक व्यवस्था इस प्रकार की हो ताकि परीक्षार्थी आराम से सामान्य स्थिति में रहकर परीक्षण दे सकें तथा वह बेचैनी, उकताहट व अन्य आवश्यक थकान का शिकार न हो। बैठक व्यवस्था इस प्रकार की हो ताकि परीक्षार्थी को परीक्षण देते समय किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। उनकी डेस्क पर्याप्त दूरी पर हो ताकि दूसरे परीक्षार्थी से उन्हें कोई अनुचित लाभ न मिल सके। साथ ही दूसरा परीक्षार्थी उनके कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित न कर सके। बैठक व्यवस्था इस प्रकार की हो ताकि कक्ष निरीक्षक अपनी ड्यूटी बिना किसी परेशानी के दे सके। बैठक व्यवस्था की एक विशेषता यह भी होनी चाहिए कि परीक्षार्थी परीक्षण कक्ष में विस्पर यानी कि फुसफुसाहट कर कक्ष के शांत वातावरण को दूषित न कर सकें। बैठक व्यवस्था में इस बात का पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए कि परीक्षार्थी किसी भी तरह नकल पाने में सफल न हो सकें। बैठक व्यवस्था के अंतर्गत परीक्षार्थियों की संख्या के अनुकूल ही परीक्षण कक्ष का चयन करना चाहिए। बैठक व्यवस्था को अनावश्यक रूप से परिसर में अत्यधिक प्रसार कर देना चाहिए। यह व्यवस्था सीमित दायरे में बनाई रखनी चाहिए। इसके अलावा बैठक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में कक्ष निरीक्षकों का भी महत्वपूर्ण हाथ रहता है।
अतः उन्हें अपनी पारदर्शिता व जवाबदेही का ध्यान रखना चाहिए। बैठक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शरारती तथ्यों पर कठोरता से अंकुश लगाना भी है तथा ऐसे तथ्यों से कड़ाई से पेश आना चाहिए। बैठक व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य परीक्षा को प्रभावशाली ढंग से संपन्न कराना है, अतः इस दृष्टि से भी सभी आवश्यक कदम सावधानी पूर्वक उठाए जाने चाहिए। बैठक व्यवस्था के अंतर्गत परीक्षार्थी को पानी पीने की सुविधा उसकी डेस्क पर ही उपलब्ध करानी चाहिए। इस संबंध में भी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए जाएं। बैठक व्यवस्था के अंतर्गत परीक्षार्थियों को बी कॉपी, ग्राफ, तालिकाएं, धागे इत्यादि उपलब्ध कराए जाएं ताकि परीक्षार्थी का बहुमूल्य समय अनावश्यक रूप से नष्ट न हो। आज हमने बैठक व्यवस्था के बारे में जाना और तथा हमने सेमेस्टर प्रणाली के बारे में जाना। सेमेस्टर प्रणाली के क्या लाभ हैं, क्या दोष हैं, सेमेस्टर प्रणाली में क्या क्या किया जाता है, बैठक व्यवस्था की तकनीक किस प्रकार से होनी चाहिए, बच्चों को किस प्रकार से बिठाया जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल्स हो सकती हैं। आज हमने इन सब चीज़ों के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम असेसमेंट फॉर लर्निंग से और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हम आने वाले टाइम में असेसमेंट फॉर लर्निंग के रिगार्डिंग अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट है या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तथा अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, उससे रिलेटेड हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तथा अगर अपने फ्रेंड्स को शेयर ना किया हो तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।